द नागा किंग। भाग, बेईमानी का अंजाम। रुद्र प्रताप ने अपना सिर हिलाया। उसने देखा कि कैसे एंजेला की शक्ति का असली स्रोत कुछ और ही था। वह मृत्यु की शक्ति नहीं थी, वह कुछ और गहरा था, कुछ और अंधेरा। यह कोई साधारण ट्रू ब्लड वैम्पायर की ताकत नहीं है, रुद्र ने कहा अपनी बांह उठाते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, वह चमक जो तब सामने आती है जब कोई इंसान किसी ऐसी चीज को पहचान ले जो दूसरों की समझ से बाहर हो। फिर यह किसकी शक्ति है, मास्टर? डोमिनिक ने चिंतित स्वर में पूछा। रुद्र ने एक लंबी सांस ली। बैकफ्लो में जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। जब मैं वहां गया था, तब मुझे एक चीज मिली थी, एक ऐसी चीज जिसे किसी ने सदियों से नहीं छुआ था। डोमिनिक ने चुपचाप सुना। बैकफ्लो के सबसे गहरे हिस्से में एक समाधि थी। उस समाधि में एक ऐसा अस्तित्व बंद था जिसे मृत्यु का स्वामी कहा जाता था। एंजेला ने उस समाधि को खोल दिया, जानबूझकर या अनजाने में, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर की शक्ति उसमें बह गई। तो क्या एंजेला अब? डोमिनिक ने आधी बात पूरी की ही नहीं। हाँ, एंजेला अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब सिर्फ एक ट्रू ब्लड वैम्पायर नहीं है, वह कुछ और बन गई है। रुद्र ने उस लाश की तरफ फिर से देखा। तीसरे ड्यूक का शरीर इतना विकृत हो चुका था कि उसे पहचानना असंभव था। लेकिन एक बात साफ थी, इस मौत का जिम्मेदार कोई साधारण वैम्पायर नहीं था। मास्टर, लेबिरिंथ कोर, डोमिनिक ने धीरे से कहा। रुद्र की आंखें तेज हो गईं। वह भूल गया था, तीसरे ड्यूक ने बुराबेस का लेबिरिंथ कोर चुरा लिया था और अब वह मर चुका था। लेकिन कोर कहाँ था? रुद्र ने अपनी ग्रीड की शक्ति का इस्तेमाल किया और आसपास की हर चीज को स्कैन करने लगा। कुछ ही पलों में उसे एक कमजोर सी चमक महसूस हुई। वह चमक कुछ कदम दूर एक मलबे के नीचे दबी हुई थी। मिल गया। रुद्र ने मलबा हटाया और एक छोटे से क्रिस्टल को उठा लिया। वह लेबिरिंथ कोर था, बुराबेस का लेबिरिंथ कोर। लेकिन कुछ गलत था। कोर की चमक कमजोर थी और उस पर एक अजीब सी काली धूल जमी हुई थी। ये कोर खराब हो रहा है, डोमिनिक ने कहा, जिसे रुद्र ने सिखाया था कि कोर कैसे पहचाने। हाँ, एंजेला की शक्ति ने इसे भी नुकसान पहुंचाया है। रुद्र ने कोर को अपने हाथ में लिया और उस पर अपनी ग्रीड की शक्ति प्रवाहित करने लगा। धीरे धीरे काली धूल छंटने लगी और कोर ने फिर से चमकना शुरू कर दिया। लेकिन रुद्र का चेहरा गंभीर बना हुआ था। मास्टर, डोमिनिक ने पूछा, एंजेला, वह यहाँ से दूर नहीं गई है। रुद्र सही कह रहा था। उस अंधेरी ऊर्जा का स्रोत अभी भी करीब ही था, बहुत करीब। तारांकन तारांकन तारांकन, # एंजेला का सच। रुद्र और डोमिनिक ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में जो नज़ारे थे वे हैरान कर देने वाले थे। हर तरफ लाशें पड़ी थीं, कुछ वैम्पायरों की, कुछ दूसरे राक्षसों की, और हर एक की मौत एक जैसी भयानक थी। जीवन रस पूरी तरह से चूसा गया, शरीर सूखकर एक काले खोल में बदल गया था। ये बहुत डरावना है, डोमिनिक ने कहा, अपना हाथ अपने मुंह पर रखते हुए। बैकफ्लो में रहने वाले लोगों के लिए ये रोज का मामला था, रुद्र ने बिना किसी भावना के कहा। लेकिन एंजेला का तरीका पहले जैसा नहीं है। पहले वह सिर्फ जरूरत के अनुसार खून पीती थी, अब वह बस मार रही है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति उसने हासिल की है वह उसे भूखा रखती है, हमेशा भूखी, और यह भूख कभी नहीं मिटेगी। एक बड़े हॉल में प्रवेश करते ही रुद्र ने उसे देख लिया। एंजेला वहां खड़ी थी, लेकिन वह पहले जैसी एंजेला नहीं थी। उसके बाल, जो पहले चांदी की तरह चमकते थे, अब गहरे काले रंग के हो गए थे और उनमें एक अजीब सी बैंगनी चमक थी। उसकी आंखें, जो पहले लाल थीं, अब काली गहरी थीं, इतनी गहरी कि उनमें देखने पर लगता था कि आप किसी अंधकार में गिर रहे हैं। उसकी त्वचा फीकी पड़ गई थी, लेकिन उस पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को देख रहा हो। रुद्र प्रताप, एंजेला ने कहा। उसकी आवाज पहले जैसी मधुर नहीं थी, वह गहरी और ठंडी थी, जैसे किसी कब्र से आवाज आ रही हो। एंजेला, तुम आए हो। एंजेला ने एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम तो लालची हो, ग्रीड का स्वामी। तुम्हें कोर चाहिए, है ना? रुद्र ने चुपचाप उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, न गुस्सा, न डर, न दया, सिर्फ एक ठंडी शांति। एंजेला, तुम जानती हो कि तुम क्या बन गई हो? रुद्र ने पूछा। हाँ, मुझे पता है। एंजेला ने अपने हाथ उठाए और उन्हें देखा। मैं अब एक साधारण वैम्पायर नहीं हूँ, मैं उस अस्तित्व की वाहक हूँ जिसे सदियों पहले बंद किया गया था, मृत्यु का स्वामी, और तुम्हें पता है कि वह तुम्हें खा जाएगा। एंजेला ने हंसी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि डोमिनिक अनजाने ही रुद्र के पीछे छिप गई। खा जाएगा? नहीं रुद्र, वह मुझे नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने उसे जीत लिया है। मैंने उसकी शक्ति को अपना लिया है। तुम गलत हो। रुद्र की आवाज ठंडी थी। वह शक्ति तुम्हारी नहीं है, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। तुम उसकी मोहरा हो। चुप, एंजेला चिल्लाए और अचानक एक तरंग उसके शरीर से निकली। वह तरंग इतनी शक्तिशाली थी कि दीवारें दरारें लेने लगीं और जमीन हिलने लगी। रुद्र ने डोमिनिक को अपने पीछे धकेल दिया और खुद उस तरंग का सामना किया। उसके इविल ड्रैगन के रूप की शक्ति ने उसे सीधा खड़ा रखा।
तुम्हें पता है एंजेला, रुद्र ने धीरे से कहा, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। मैंने भी एक शक्ति को अपना लिया था, नागराजा की शक्ति को। और तुम जानती हो क्या हुआ? उस शक्ति ने मुझे एक जानवर बना दिया। मैं अपने ही वश में नहीं था। एंजेला का चेहरा थोड़ा बदला। एक पल के लिए उसकी आंखों में पहले वाली एंजेला की झलक दिखी, वह एंजेला जो रुद्र के साथ बैकफ्लो में लड़ी थी। लेकिन अगले पल वह झलक गायब हो गई और उसकी आंखें फिर से काली हो गईं। तुम्हारी कहानी और मेरी कहानी अलग है रुद्र। तुम एक इंसान हो, एक कमजोर इंसान। मैं एक ट्रू ब्लड वैम्पायर हूँ। मेरा शरीर ऐसी शक्तियों को सहन कर सकता है जो तुम्हारा शरीर नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो फिर यह बता, तुमने अभी तक कितने लोगों को मारा है? एंजेला चुप रही। इस रास्ते में जितनी लाशें मैंने देखी वह सब तुम्हारे हाथ की काम है। और यह सिर्फ इस लेबिरिंथ तक सीमित नहीं है ना? तुमने बैकफ्लो में भी ऐसा ही किया होगा। वे कमजोर थे, एंजेला ने बिना किसी अफसोस के कहा। वे मरने के लायक नहीं थे। और तुम्हें लगता है कि यह सही है? मुझे लगता है कि ताकत ही एकमात्र सच है। एंजेला ने फिर से हंसी। और तुम यही चाहते हो, है ना रुद्र? ताकत, ग्रीड का स्वामी बनने के लिए तुमने कितनों को मारा है, कितने लेबिरिंथ तबाह किए हैं। तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि एंजेला गलत नहीं थी। तारांकन तारांकन तारांकन, # अंदर की लड़ाई। मास्टर, डोमिनिक ने धीरे से कहा। चुप रहो डोमिनिक। रुद्र की आवाज शांत थी। ये लड़ाई मेरी और एंजेला के बीच है। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी और उसके बीच की लड़ाई नहीं है। डोमिनिक ने आगे बढ़कर कहा, मैं नागा क्वीन हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मास्टर की रक्षा करूँ। रुद्र ने उसे देखा। डोमिनिक की आंखों में एक नई ठहराव थी, वह ठहराव जो क्वीन के पद पर बैठने के बाद आई थी। वह अब वही डरी हुई नागामेड नहीं थी जो हमेशा रुद्र के पीछे छिपती थी। ठीक है, रुद्र ने कहा, लेकिन सावधान रहना। एंजेला की शक्ति हमने अभी तक जो कुछ भी देखा है उससे कहीं ज्यादा है। एंजेला ने इस बातचीत पर हंसी। कितना प्यारा, एक इंसान और उसकी नागा क्वीन। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? एंजेला ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक काला घूंटा बन गया। वह घूंटा धीरे धीरे बढ़ता गया और उसमें से दर्जनों काले हाथ निकले, मृत लोगों के हाथ जो जमीन से उठकर रुद्र और डोमिनिक की तरफ बढ़े। मृत्यु की सेना, रुद्र ने मुंह बिगाड़कर कहा। मैंने तुम्हें कहा था एंजेला, वह शक्ति तुम्हारी नहीं है। चुप रहो और मरो, एंजेला ने चिल्लाया। रुद्र ने अपनी शक्ति को जागृत किया। उसके शरीर से एक काली हरी चमक निकली, इविल ड्रैगन की शक्ति। उसकी आंखों का रंग बदल गया और उसके नाखून लंबे हो गए। डोमिनिक, किंग्स हेरल्ड का इस्तेमाल करो। डोमिनिक ने सिर हिलाया और अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपना हाथ उठाया और एक सुनहरी चमक फैल गई। उस चमक के साथ जमीन हिलने लगी और करीब 150 नागा सैनिक जमीन से निकलकर उनके सामने खड़े हो गए। हम तैयार हैं मास्टर, नागा सेनापति ने चिल्लाया। रुद्र ने मुस्कुराकर अपना ध्यान एंजेला पर लगाया। अब आता है मजा। तारांकन तारांकन तारांकन, # महेश्वर सिंह की दखलंदाजी। ठीक उसी समय जब लड़ाई शुरू होने वाली थी, एक अचानक आवाज पूरे हॉल में गूंजी। ठहरो, सभी ने चौंक कर उस तरफ देखा। एक आदमी हॉल के दूसरे छोर से आ रहा था। वह लंबा कद का था, उसकी त्वचा गहरे भूरे रंग की थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई जंगल की आग में देख रहा हो। उसने एक साधारण सा कपड़ा पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शक्ति थी कि कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। महेश्वर सिंह, रुद्र ने कहा अपनी मुट्ठी भींचते हुए। जंगल मैनेजर, डोमिनिक ने धीरे से कहा। महेश्वर सिंह, जंगल मैनेजर, वह आदमी जो अंडरवर्ल्ड के सभी लेबिरिंथ्स पर नजर रखता था। वह कोई साधारण मैनेजर नहीं था, वह एक ऐसा इंसान था जिसकी शक्ति किसी भी ड्यूक से कम नहीं थी, और कुछ मामलों में किसी भी किंग से भी ज्यादा। रुद्र प्रताप, महेश्वर ने धीरे से कहा, अपनी आंखों से एंजेला और रुद्र दोनों को देखते हुए। तुमने बहुत गड़बड़ मचा रखी है। यह मेरी गड़बड़ नहीं है, रुद्र ने कहा। यह बुराबेस का लेबिरिंथ है और यह अब मेरा है। हुआ तो यह है कि तुमने 2 ड्यूक्स को मार दिया, एक ड्यूक को तुम्हारी ट्रू ब्लड दोस्त ने मार दिया और एक लेबिरिंथ तबाह हो गया। और तुम कहते हो कि यह तुम्हारी गड़बड़ नहीं है। महेश्वर की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी तीखापन थी कि रुद्र को लगा जैसे कोई तलवार उसके गले पर रख दी गई हो। मैं यहाँ तुम्हें डांटने नहीं आया हूँ, महेश्वर ने कहा। मैं यहाँ एक संदेश लाया हूँ। किसका संदेश? रुद्र ने पूछा। जया यामिनी का। रुद्र के चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति आई। जया यामिनी, उसकी क्लाइंट, वह महिला जिसने उसे यह मिशन दिया था। जया यामिनी कहती है कि तुम्हें अभी वापस लौट जाना चाहिए, महेश्वर ने कहा। उन्हें पता चल गया है कि यहाँ क्या हो रहा है और वे चाहती हैं कि तुम एंजेला के साथ लड़ाई छोड़ दो। और मैं ऐसा क्यों करूं? रुद्र ने पूछा। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हें रोकना होगा। महेश्वर की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। और विश्वास मानो रुद्र, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। नहीं, अभी नहीं।
तुम्हारी शक्तियां अभी अस्थिर हैं। एविल ड्रैगन का रूप तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करता और तुम जानते हो यह। रुद्र चुप रहा, क्योंकि महेश्वर सही कह रहा था। एविल ड्रैगन का रूप हाल ही में हासिल किया था और वह अभी तक उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अगर अभी लड़ाई हुई तो वह या तो हार जाएगा या फिर एविल ड्रैगन फिर से उसका नियंत्रण ले लेगा। एंजेला, रुद्र ने कहा एंजेला की तरफ देखे बिना, हम अभी के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। एंजेला ने हंसी, मैं इंतजार करूंगी रुद्र प्रताप, मैं हमेशा इंतजार करूंगी, लेकिन जब तुम वापस आओगे तब तक शायद मैं और भी मजबूत हो चुकी होंगी। या शायद, उसने रुककर कहा, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर एंजेला का शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदल गया और वह गायब हो गई। तारांकन 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 # वापसी। रुद्र और डोमिनिक लेबिरिंथ से बाहर निकले। महेश्वर उनके पीछे पीछे आ रहा था लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। महेश्वर, रुद्र ने रुककर कहा, जया यामिनी ने तुम्हें ये संदेश भेजने के लिए क्यों चुना? तुम तो जंगल मैनेजर हो, लेबिरिंथ मैनेजर नहीं। महेश्वर ने मुस्कुराया, क्योंकि जया यामिनी को पता है कि तुम सिर्फ लेबिरिंथ मैनेजर की बात नहीं मानोगे। उन्हें किसी की जरूरत थी जिसे तुम जानते हो और जिसकी ताकत का तुम्हें अंदाजा है। और तुमने मान लिया। मैंने मान लिया क्योंकि जया यामिनी सही कह रही थी। अभी के लिए एंजेला से लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। रुद्र ने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, मुझे अपने परिवार से मिलना है। महेश्वर ने आंखें उठाकर देखा। परिवार? हाँ, मेरी माता कौशल्या, मेरे पिता हरिश्चंद्र और मेरी बहन आर्या शांता। रुद्र की आवाज में एक नरमी आ गई थी, एक नरमी जो उसने लंबे समय से नहीं दिखाई थी। मैं बहुत समय से उनसे नहीं मिला। आर्या शांता, महेश्वर ने धीरे से कहा। शादी वाली बहन? रुद्र ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी शादी हो गई है। मैं उसकी शादी में भी नहीं जा पाया। तो जाओ, महेश्वर ने कहा। परिवार की जरूरत होती है रुद्र, खासकर तब जब तुम ऐसी जगह से लौट रहे हो जहां हर पल मौत का खतरा है। रुद्र ने महेश्वर को देखा। उसे लगा जैसे जंगल मैनेजर की आंखों में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो शायद उसने भी कभी महसूस किया होगा। धन्यवाद महेश्वर, मैंने कुछ नहीं किया। रुद्र ने मुस्कुराकर पलटा और डोमिनिक की तरफ देखा। चलो डोमिनिक, घर जाना है। डोमिनिक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ मास्टर। तारांकन 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 # घर वापसी। रुद्र प्रताप को याद नहीं था कि उसने आखिरी बार अपने घर कब देखा था। शायद महीनों पहले या शायद सालों पहले। अंडरवर्ल्ड में समय का कोई मतलब नहीं होता, एक दिन कभी कभी एक साल लगता है और एक साल कभी कभी एक दिन। लेकिन जब उसने अपने घर का दरवाजा देखा तो उसे लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला। वही पुराना दरवाजा, वही दरारें, वही चित्कारी खिड़की, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। मास्टर, ये बहुत छोटा है, डोमिनिक ने ईमानदारी से कहा। रुद्र ने हंसी। हाँ, ये छोटा है, लेकिन यह मेरा घर है। रुद्र ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक आवाज आई, एक पुरानी, थकी हुई लेकिन प्यारी आवाज। कौन है? माँ, मैं हूँ। रुद्र। एक पल की चुप्पी, फिर दरवाजा जोर से खुला। माता कौशल्या दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके बाल सफेद हो गए थे, उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उनकी आंखें, वे आंखें अभी भी वैसी ही थीं जैसी रुद्र को याद थी, गर्म, प्यारी और आंसुओं से भरी। रुद्र। कौशल्या का गला भर आया। रुद्र, मेरा बेटा। उसने रुद्र को जकड़ लिया। उसने इतनी जोर से गले लगाया जैसे डर है कि अगर छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। माँ, मैं आ गया, रुद्र ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में भी आंसू थे लेकिन वह उन्हें नहीं छिपा रहा था। यहाँ, अपनी माँ के सामने, वह लेबिरिंथ का राजा नहीं था, वह सिर्फ एक बेटा था। तू ठीक तो है? कहाँ था इतने दिनों से? तेरे पिता ने इतनी बार तुझे ढूंढने की कोशिश की, मैं रोज रात को तेरे लिए रोती थी। कौशल्या की बातें अधूरी थीं, टूटी फूटी थीं, लेकिन हर शब्द में एक माँ का प्यार था। माँ, मैं ठीक हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। रुद्र। एक और आवाज आई, एक तीखी, गुस्से भरी लेकिन प्यार भरी आवाज। रुद्र ने देखा, आर्या शांता, उसकी बहन, दूसरे कमरे से निकलकर आ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। तुम बहुत बड़े बेईमान हो रुद्र प्रताप, आर्या ने चिल्लाया। मेरी शादी में नहीं आए। तुम्हें पता है मैंने कितना इंतजार किया था। मैंने सोचा था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। आर्या, चुप, मैं बोल रही हूँ। आर्या ने रुद्र का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हें पता है उस दिन मैंने कितना रोया था। मेरी शादी थी और मेरा छोटा भाई वहां नहीं था। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि आर्या सही कह रही थी, उसने गलती की थी, लेकिन फिर आर्या ने उसे जोर से गले लगा लिया। कमीने, वह रोते हुए बोली। कमीने, तू वापस आ गया। रुद्र ने धीरे से अपनी बहन को गले लगाया। माफ कर दे आर्या, माफ कर दे। रुद्र। एक गहरी आवाज आई। रुद्र ने देखा, पिता हरिश्चंद्र दरवाजे पर खड़े थे।
उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, न खुशी न गुस्सा, सिर्फ एक ठंडी शांति। पिताजी, हरिश्चंद्र ने कुछ देर तक रुद्र को देखा, फिर उन्होंने धीरे से कहा, अंदर आ, बात करनी है। तारांकन तारांकन तारांकन, हैश हैश पिता की बात। रुद्र और हरिश्चंद्र आंगन में बैठे थे। कौशल्या ने चाय बनाई थी और आर्या अंदर कमरे में डोमिनिक से मिल रही थी। डोमिनिक को देखकर आर्या थोड़ी चौंक गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद वह समझ गई थी कि रुद्र की दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी। तू जानता है कि मैं क्यों बुलाया तुझे? हरिश्चंद्र ने कहा। हाँ पिताजी, तू उस दुनिया में गया है, अंडरवर्ल्ड में। मुझे पता है। रुद्र चौंक गया। पिताजी, आपको? मुझे सब पता है रुद्र। हरिश्चंद्र ने अपनी चाय उठाई और एक घूंट लिया। तेरे दादा भी वहां गए थे, और तेरे परदादा भी। क्या? रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारे खानदान में ये खून है रुद्र। हर पीढ़ी में एक आदमी होता है जो अंडरवर्ल्ड की ओर खींचता है। तेरे परदादा ने एक लेबिरिंथ को जीता था, तेरे दादा ने 2, और अब तू। हरिश्चंद्र ने रुककर कहा, तूने कितने जीते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तू वहां नहीं रह सकता। पिताजी, सुन मेरी बात। हरिश्चंद्र की आवाज कठोर हो गई। तेरे दादा की मौत अंडरवर्ल्ड में हुई, तेरे परदादा की भी। वह जगह लोगों को मारती है रुद्र, वह लोगों को बदल देती है। रुद्र ने अपने हाथ देखे, उसके हाथ अभी भी काले नाखूनों वाले थे, इविल ड्रैगन के निशान। मुझे पता है पिताजी। तो फिर वापस क्यों गया? क्योंकि, रुद्र ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि वहां ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है, ऐसे लोग जो मेरे बिना मर जाएंगे। हरिश्चंद्र ने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, वह लड़की जो तुम्हारे साथ आई है, वह कौन है? डोमिनिक, वह मेरी नागा क्वीन है। नागा क्वीन? हरिश्चंद्र का चेहरा थोड़ा बदला। तो तूने नागराजा का रूप भी हासिल कर लिया? हाँ पिताजी, लेकिन क्या? तूने कहा ना कि तेरे दादा ने 2 लेबिरिंथ जीते थे, लेकिन उन्होंने कभी नागराजा का रूप नहीं हासिल किया। तू हमारे खानदान का सबसे शक्तिशाली है रुद्र। रुद्र ने अपने पिता के चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति देखी, गर्व। उसे लगा जैसे हरिश्चंद्र गुस्से में नहीं थे, वह डर में थे, अपने बेटे के लिए डर में थे। पिताजी, मैं वापस जाऊंगा, रुद्र ने कहा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं यहाँ रहूंगा, कुछ दिनों के लिए। हरिश्चंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, रह, लेकिन याद रखना रुद्र, ये घर तेरा है। जब भी तू आए, ये दरवाजा तेरे लिए खुला होगा। रुद्र ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद पिताजी। तारांकन तारांकन तारांकन, हैश हैश जया यामिनी का असली चेहरा। अगले दिन रुद्र को एक संदेश मिला, जया यामिनी से। तारांकन, रुद्र प्रताप, हमें मिलना है, अकेले में, जहां तुम चाहो, लेकिन जल्दी। जया यामिनी। तारांकन। रुद्र ने संदेश पढ़ा और मुस्कुराया। जया यामिनी उसकी क्लाइंट, जिसने उसे बुराबेस के लेबिरिंथ पर हमला करने का काम दिया था। लेकिन रुद्र जानता था कि जया यामिनी सिर्फ एक क्लाइंट नहीं थी, वह कुछ और भी थी, कुछ ऐसा जो अभी तक सामने नहीं आया था। मास्टर, क्या आप जा रहे हैं? डोमिनिक ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम यहाँ रहोगी, आर्या के साथ। लेकिन मास्टर। डोमिनिक, रुद्र ने धीरे से कहा, मुझे अकेले जाना होगा। जया यामिनी अकेले में बात करना चाहती है, और मुझे लगता है कि वह बात ऐसी है जो केवल मेरे और उसके बीच होनी चाहिए। डोमिनिक ने अनिच्छा से सिर हिलाया। जैसा आप कहेंगे मास्टर, लेकिन कृपया सावधान रहिए। रुद्र ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। वादा है। तारांकन तारांकन तारांकन। शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास जया यामिनी पहले से मौजूद थी। वह एक साधारण सी साड़ी पहने हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो साधारण नहीं थी। रुद्र प्रताप, उसने कहा बिना पीछे मुड़े। जया यामिनी, तुम्हें शायद ये जानना है कि मैंने महेश्वर को क्यों भेजा? हाँ। जया ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखें काली और गहरी थीं। रुद्र ने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थीं। क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम जिंदा रहो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहिए रुद्र। जया की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक गर्मी भी थी, एक खतरनाक गर्मी। एंजेला को रोकने के लिए, बैकफ्लो को बचाने के लिए, और एक और चीज के लिए। कौन सी चीज? जया ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे परिवार का इतिहास क्या है? तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारे दादा और परदादा अंडरवर्ल्ड गए थे, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें ये बताया कि वे क्यों गए थे? रुद्र चुप रहा। वे एक वादे के कारण गए थे रुद्र, एक ऐसा वादा जो हमारे खानदान ने सदियों पहले किया था। हमारे खानदान? रुद्र चौंक गया। तुम्हारा और मेरा खानदान? जया ने मुस्कुराया। हाँ रुद्र, हमारा खानदान। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैंने तुम्हें वह मिशन क्यों दिया? बुराबेस का लेबिरिंथ, वह लेबिरिंथ जो सदियों से हमारे खानदान का था। क्या बुराबेस ने वह लेबिरिंथ हमारे खानदान से चुराया था, और तुमने उसे वापस ले लिया? जया की आंखें चमक रही थीं। तुमने वो कर दिया जो तुम्हारे दादा और परदादा नहीं कर पाए। रुद्र के दिमाग में तेजी से सवाल उठ रहे थे। तुम मुझे अभी तक सब कुछ नहीं बता रही हो जया? नहीं, मैं नहीं बता रही।
क्योंकि अभी समय नहीं है। जया ने रुद्र की तरफ देखा। लेकिन एक बात बताती हूँ, एंजेला सिर्फ एक ट्रू ब्लड वैम्पायर नहीं है जिस पर मृत्यु का स्वामी का असर पड़ा है। वह तुम्हारी बहन है, रुद्र। क्या एंजेला तुम्हारी खून की बहन है? तुम्हारे पिता की बेटी, लेकिन वह अंडरवर्ल्ड में पैदा हुई तुम्हारे दादा की एक गलती की वजह से। रुद्र का पूरा शरीर जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसके हाथ कांप रहे थे और उसके दिमाग में एक तूफान आ गया था। ये सच है। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ रुद्र, ये सच है, जया ने धीरे से कहा। और इसीलिए तुम्हें एंजेला को बचाना होगा। नहीं तो, जया ने रुककर कहा, नहीं तो वह हम सबको मार देगी। तुम्हें, मुझे, आर्या को, माता कौशल्या को, पिता हरिश्चंद्र को, सबको। रुद्र ने आसमान की तरफ देखा। आसमान में बादल छाए हुए थे और एक ठंडी हवा चल रही थी। मुझे तैयार होना होगा, उसने कहा। और मुझे जल्दी होना होगा। हाँ, जया ने कहा। लेकिन अभी के लिए जाओ। अपने परिवार के साथ रहो। क्योंकि जो कुछ भी आने वाला है वह आसान नहीं होगा। रुद्र ने जया को देखा। उसके चेहरे पर एक नया निश्चय था, एक निश्चय जो पहले नहीं था। वह अब सिर्फ ग्रीड का स्वामी नहीं था, वह एक भाई था, एक बेटा था और एक सिपाही था। और वह अपने परिवार को किसी भी कीमत पर बचाएगा। मैं वापस आऊंगा, जया। और जब आऊंगा तब एंजेला को वापस लाऊंगा। जया ने मुस्कुराया। मुझे पता है कि तुम ऐसा करोगे, रुद्र प्रताप। क्योंकि तुम अपने खानदान के हो और हमारा खानदान कभी हारता नहीं। रुद्र ने मुड़कर चलना शुरू किया। उसके पीछे जया द नागा किंग, भाग, ब्लड पैक्ट और एक शर्मनाक सच। मास्टर, डोमिनिक की आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, एक ऐसा लालपन जो नागा क्वीन के गौरव के लायक नहीं था। उसकी टेलीपैथिक शक्ति जो उसे अपने मास्टर के साथ विचारों में जोड़ती थी, ने अभी उसे एक ऐसी बात दिखा दी थी जिसके लिए वह कभी तैयार नहीं थी। रुद्र प्रताप ने तुरंत समझ लिया कि क्या हुआ। उसकी टेलीपैथिक लिंक के कारण डोमिनिक ने अभी उसकी और एंजेला के बीच के उस रिश्ते को देख लिया था, वह रिश्ता जो ब्लड पैक्ट से कहीं गहरा था। डोमिनिक, सुनो, रुद्र ने शुरू किया। 1 मिनट, डोमिनिक ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, अपना चेहरा छिपाते हुए। मुझे 1 मिनट दीजिए। एंजेला ने एक शरारती मुस्कान दी और कहा, ओह, क्या तुम्हें पता चल गया? हम, मास्टर और मेरे बीच का वह खास रिश्ता। चुप रहो, डोमिनिक ने चिल्लाया, अपना चेहरा अभी भी छुपाए हुए। रुद्र ने एक लंबी, दर्दनाक सांस ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बजरी का बोरा फेंक दिया हो। एंजेला हमेशा से ऐसी ही थी, बेशर्म, शरारती और हमेशा उसे अजीब स्थितियों में डालने वाली। लेकिन अब, जब वह एक हाईलॉर्ड बन चुकी थी, तो उसकी शरारतें और भी खतरनाक हो गई थीं। एंजेला, रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, मास्टर, तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया? एंजेला ने कंधे उचकाए। मैंने सिर्फ सच बताया। क्या ये गलत है? रुद्र ने अपना माथा पीट लिया। ये बातचीत कहीं नहीं जा रही थी जहां उसे जाना चाहिए था। दूसरी तरफ डोमिनिक ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उसमें एक नया निश्चय था, एक निश्चय जो केवल एक क्वीन ही रख सकती थी। मास्टर, उसने धीरे से कहा, अपनी आंखें रुद्र से जोड़े हुए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रुद्र चौंक गया। क्या? मैंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डोमिनिक की आवाज अब स्थिर थी, लेकिन उसके कान अभी भी लाल थे। मास्टर जो चाहे कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक सेविका हूँ, नहीं, एक क्वीन हूँ। और एक क्वीन को अपने राजा के निजी मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एंजेला ने ताली बजाई। वाह वाह, देखो मास्टर, तुम्हारी नागा क्वीन इतनी समझदार है। मुझे तो तुम्हारी पुरानी नागा मेड ज्यादा अच्छी लगती थी, कम से कम वह शर्मा जाती थी। एंजेला, रुद्र और डोमिनिक ने एक साथ चिल्लाया। एंजेला ने हंसते हुए हाथ उठाए। ठीक है, मजाक कर रही थी, लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। मास्टर, मजाक छोड़ो, हमारे पास समय नहीं है। तारांकन, # हाईलॉर्ड की शक्ति। क्या मतलब? रुद्र ने पूछा। एंजेला ने आसपास देखा। वह इमारत जिसमें वे खड़े थे वह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। दीवारें गिर चुकी थीं, छत टूट चुकी थी और हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। मैंने जो शक्ति हासिल की है, एंजेला ने कहा, वह सिर्फ ट्रू ब्लड लॉर्ड की शक्ति नहीं है। तुम क्या कह रही हो? एंजेला ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली पर एक लाल चमक दिखाए। जब मैंने सोर्स ऑफ ब्लड को अवशोषित किया तब मुझे कुछ याद आया। ट्रू ब्लड लॉर्ड की यादें, उसके जीवन की यादें, उसकी लड़ाइयों की यादें और उसकी मौत की यादें। रुद्र ने ध्यान से सुना। ट्रू ब्लड लॉर्ड को मारने वाला कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह कोई ऐसा अस्तित्व था जो अंडरवर्ल्ड के नियमों से परे था। क्या तुम उसका नाम बता सकती हो? रुद्र ने पूछा। एंजेला ने सिर हिलाया। नहीं, ट्रू ब्लड लॉर्ड की यादें उस बिंदु पर टूट जाती हैं। लेकिन एक बात साफ है, जिसने ट्रू ब्लड लॉर्ड को मारा वह अभी भी जिंदा है। और वह जल्द ही वापस आएगा। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। और यही नहीं, एंजेला ने आगे कहा, ट्रू ब्लड लॉर्ड की यादों में एक और बात थी, एक भविष्यवाणी।
भविष्यवाणी। रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे याद आया कि ट्रू ब्लड लॉर्ड के अवतार ने भी एक भविष्यवाणी का जिक्र किया था। हाँ, और वह भविष्यवाणी तुमसे जुड़ी है मास्टर। मुझसे? हाँ, ट्रू ब्लड लॉर्ड ने अपनी यादों में एक बात लिखी थी, जब अंधकार का स्वामी अपना असली रूप धारण करेगा तब सब कुछ बदल जाएगा। और मुझे लगता है कि वह अंधकार का स्वामी तुम हो मास्टर। रुद्र चुप रहा। उसे याद आया कि जया यामिनी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि उनका खानदान एक वादे से बंधा है और वह वादा रुद्र से जुड़ा है। मास्टर, डोमिनिक ने धीरे से कहा, क्या ये वही भविष्यवाणी है जिसका जिक्र ट्रू ब्लड लॉर्ड के अवतार ने किया था? शायद, रुद्र ने कहा, लेकिन अभी के लिए हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास और भी जरूरी काम है। जैसे? एंजेला ने पूछा। जैसे बुराबेस का लेबिरिंथ कोर वापस लेना और जया यामिनी से बात करना। एंजेला का चेहरा बदल गया। जया यामिनी, वह क्लाइंट? हाँ, और मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक क्लाइंट नहीं है। तारांकन तारांकन तारांकन, # जया यामिनी की पुकार। रुद्र ने जया यामिनी को एक और मिलने का स्थान तय किया, इस बार शहर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जब वह पहुंचा तो जया पहले से वहां खड़ी थी। तुम आ गए, जया ने कहा बिना पीछे मुड़े। तुमने बुलाया था। रुद्र सीधे बात पर आया। तुमने कहा था कि एंजेला मेरी खून की बहन है। मुझे सब कुछ बताओ। जया ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भावना थी, डर, गर्व और कुछ और एक ऐसी भावना जिसे रुद्र पहचान नहीं पा रहा था। बैठो, जया ने कहा। रुद्र ने जमीन पर बैठ लिया। जया भी उसके सामने बैठ गई। ये कहानी बहुत पुरानी है रुद्र, सदियों पुरानी। जया ने शुरू किया। तुम्हारे परदादा रुद्र प्रताप प्रथम वह पहला आदमी था जिसने अंडरवर्ल्ड में प्रवेश किया था। उसने एक लेबिरिंथ जीता था और उस लेबिरिंथ का नाम था बुराबेस। बुराबेस? रुद्र चौंक गया। लेकिन बुराबेस तो? हाँ, वही बुराबेस जिसे तुमने वापस जीता। जया की आवाज गंभीर थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारे परदादा ने बुराबेस जीतने के बाद एक वादा किया था, एक वादा जो उसने अंडरवर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व से किया था। किससे? ट्रू ब्लड लॉर्ड से। रुद्र का दिल धक्का से रुक गया। ट्रू ब्लड लॉर्ड? हाँ, उस समय ट्रू ब्लड लॉर्ड अंडरवर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली हाई लॉर्ड था। तुम्हारे परदादा ने उससे एक सौदा किया, बुराबेस का लेबिरिंथ उसके पास रहेगा, बदले में ट्रू ब्लड लॉर्ड तुम्हारे खानदान की रक्षा करेगा। और फिर ट्रू ब्लड लॉर्ड ने वादा तोड़ दिया। जया के चेहरे पर एक तिरस्कार था। उसने बुराबेस को अपने पास रखा, लेकिन उसने तुम्हारे खानदान की रक्षा नहीं की। तुम्हारे परदादा की मौत हो गई अंडरवर्ल्ड में। तो क्या तुम कह रही हो कि? हाँ, रुद्र, बुराबेस ने तुम्हारे परदादा की मौत का बदला लिया। उसने लेबिरिंथ चुरा लिया और उसे अपना बना लिया। और अब तुमने वह वापस ले लिया। रुद्र कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, एंजेला का क्या? तुमने कहा था कि वह मेरी बहन है। जया ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे दादा रुद्र प्रताप द्वितीय ने भी अंडरवर्ल्ड में प्रवेश किया। उसने 2 लेबिरिंथ जीते, लेकिन उसकी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक वैम्पायर से हुई, एक ऐसी वैम्पायर जो ट्रू ब्लड लॉर्ड की वंशज थी। और उस वैम्पायर से एंजेला पैदा हुई। हाँ, लेकिन तुम्हारे दादा ने कभी एंजेला को नहीं देखा। उसे पता भी नहीं था कि उसकी एक बेटी है। एंजेला को अंडरवर्ल्ड में पैदा किया गया था और वहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया एक वैम्पायर के रूप में। रुद्र के दिमाग में हर चीज समा रही थी, टुकड़े जो अब तक अलग अलग थे वे अब एक तस्वीर बना रहे थे। एंजेला की उसके प्रति अजीब निष्ठा, वह निष्ठा जो किसी सामान्य वार्डन की निष्ठा से कहीं ज्यादा गहरी थी, अब उसे समझ आ रही थी। वह उसकी निष्ठा नहीं थी, वह खून का रिश्ता था। लेकिन एंजेला को ये सब क्यों नहीं पता? रुद्र ने पूछा। क्योंकि ट्रू ब्लड लॉर्ड ने उसकी यादें छीन ली थीं। उसने एंजेला को अपना एक औजार बनाया, एक ऐसा औजार जो एक दिन ट्रू ब्लड लॉर्ड की वापसी का रास्ता तैयार करेगा। वापसी? ट्रू ब्लड लॉर्ड मर चुका है। क्या वह मरा? जया ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। या क्या वह सिर्फ छिपा है? तारांकन तारांकन तारांकन, # एक नया खतरा। रुद्र घर लौटा। कौशल्या ने उसके लिए खाना बनाया था, आर्या ने उससे बात की और हरिश्चंद्र ने चुपचाप उसे देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रुद्र का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मास्टर, डोमिनिक ने धीरे से कहा जब सब सो गए। आप ठीक तो हैं? हाँ, डोमिनिक, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं। डोमिनिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं महसूस कर सकती हूँ हमारे बीच की लिंक, वह मुझे बताती है कि आप कितने परेशान हैं। रुद्र ने उसे देखा। डोमिनिक की आंखों में एक प्यार था, एक ऐसा प्यार जो किसी भी रानी की निष्ठा से परे था। डोमिनिक, क्या तुम्हें डर लगता है? डर से क्या? से मेरे साथ रहने से, मेरे जैसे इंसान के साथ रहने से, एक इंसान जो एक दिन शायद ही वापस आ पाए। डोमिनिक ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने रुद्र का हाथ अपने गाल पर रखा। मास्टर, मैं एक अंडे में बंद थी सैकड़ों सालों तक। मुझे कोई याद नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई जिंदगी नहीं थी। फिर आप आए, आपने मुझे जिंदा किया, आपने मुझे एक कारण दिया। उसकी आंखों में आंसू थे।
तो फिर आप पूछते हैं कि क्या मुझे डर लगता है? नहीं मास्टर, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जब तक आप हैं मैं कभी अकेली नहीं होंगी, और अगर एक दिन आप नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगी। रुद्र ने उसे गले लगा लिया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ बातें शब्दों से परे होती हैं। तारांकन 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 # अगला कदम। अगले दिन सुबह रुद्र के पास एक और संदेश आया, इस बार महेश्वर सिंह से। तारांकन, रुद्र प्रताप, तुरंत बुलाओ। एक आपातकालीन स्थिति है। एक नया लेबिरिंथ सामने आया है, लेकिन ये कोई सामान्य लेबिरिंथ नहीं है। ये गलत है, बहुत गलत। महेश्वर सिंह, तारांकन। रुद्र ने संदेश पढ़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मास्टर, डोमिनिक ने पूछा, एक नया लेबिरिंथ सामने आया है, रुद्र ने कहा, और महेश्वर कहते हैं कि यह गलत है। गलत? हाँ, महेश्वर जैसे आदमी आसानी से गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मतलब चीज बहुत गंभीर है। रुद्र ने तैयार होना शुरू किया। उसने अपनी शक्तियों को जागृत किया, इविल ड्रैगन की शक्ति, ग्रीड की भूख और नागा किंग का गौरव। तीनों शक्तियां उसके अंदर एक साथ बहने लगीं और उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। डोमिनिक, तुम यहाँ रहोगी? नहीं, डोमिनिक ने तुरंत कहा, मैं आपके साथ जा रही हूँ। डोमिनिक, मास्टर, मैं क्वीन हूँ। क्वीन अपने राजा की तरफ से लड़ती है। डोमिनिक की आंखें दृढ़ थीं। आप मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते। रुद्र ने एक पल तक उसे देखा, फिर उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, चलो। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, एक आवाज आई। रुद्र, वह आर्या थी। आर्या, मुझे जाना है। मुझे पता है। आर्या की आंखें लाल थीं, शायद वह रोई थी। लेकिन पहले ये सुनो। आर्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हथेली में एक छोटा सा ताबीज था, एक ताबीज जो एक अजीब सी चमक दे रहा था। यह क्या है? रुद्र ने पूछा। दादी जी ने मुझे दिया था मेरी शादी से पहले। आर्या की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारा भाई वापस आएगा तब यह उसे देना। उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारे खानदान की रक्षा करेगा। रुद्र ने ताबीज उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज चमक निकली और उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। एक पुरानी शक्ति जाग गई है। तुम्हारे खानदान का वादा जो सदियों पहले किया गया था अब सक्रिय हो गया है। तुम्हें एक नई शक्ति प्राप्त हुई है, खानदान की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड लाइन। जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है, कोई भी शक्ति तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती। रुद्र ने आंखें खोलीं। उसके हाथ में ताबीज अब एक सुनहरी चमक दे रहा था। धन्यवाद आर्या, उसने कहा। आर्या ने रोते हुए मुस्कुराया। बस वापस आओ, ठीक है? माँ और पापा को तुम्हारी जरूरत है। और मुझे भी। रुद्र ने अपनी बहन का माथा चूमा। वादा है। फिर वह और डोमिनिक चले गए, एक ऐसी दिशा में जहां एक नया खतरा इंतजार कर रहा था। एक ऐसा खतरा जो गलत था महेश्वर सिंह के अनुसार। और रुद्र जानता था कि जब महेश्वर सिंह कुछ गलत कहते हैं तो वह सच में बहुत गलत होता है। # द नागा किंग, भाग, मिमिर का राज। क्या तुम सच में अज्ञान बनकर रहोगे? रुद्र प्रताप की आवाज एक गहरी गर्जना की तरह थी। मिमिर, वह छोटा सा इम्प जो हमेशा अपनी चालाकी और चुस्ती से काम निकालता था, पहली बार डर का प्रदर्शन कर रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके छोटे हाथ कांप रहे थे। माँ, मैं समझ नहीं पा रहा। तुम्हें सब समझ है मिमिर। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। उस विस्फोट में जो ऊर्जा थी वह अंडरवर्ल्ड की नहीं थी। वह सतह की ऊर्जा थी। और सतह की ऊर्जा अंडरवर्ल्ड में केवल एक ही रास्ते से आ सकती है, तुम्हारे जरिए। मिमिर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे क्वांस खड़ा था, अब एक सच्चा नागा, 4 हाथों वाला, एक जीवित किले की तरह। मिमिर के लिए भागना असंभव था। ठीक है, ठीक है, मिमिर ने हाथ उठाते हुए कहा। हाँ, मैंने उन आतिशबाजियों को दिया था। लेकिन सुनो, मैंने ऐसा क्यों किया, वह भी तो सुनो। रुद्र ने अपने हाथ पीछे कर लिए और चुपचाप देखा। मैंने उन आतिशबाजियों को इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता था कि हाई उर्सेस बहुत मजबूत हैं। अगर वे अपनी ठंडी शक्ति का इस्तेमाल करते तो हमारी सेना को बहुत नुकसान होता। मैंने सोचा कि अगर उन्हें कुछ ऐसा दिया जाए जो उनकी कमजोरी को पूरी करे तो तुमने उन्हें ऐसी आग दी जो लगभग मुझे भी जिंदा जला देती। रुद्र की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक आग छिपी हुई थी। मिमिर ने गला सूखते हुए कहा, माँ, मैंने सोचा था कि आप बच जाएंगे, आप तो इविल ड्रैगन हैं। मैं इविल ड्रैगन बनने से पहले एक इंसान हूँ मिमिर, और इंसान जिंदा जल सकता है। मिमिर सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके छोटे शरीर में से कोई बहाना नहीं निकल रहा था। रुद्र ने एक लंबी सांस ली। लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। मिमिर ने उठकर देखा। सच, हाँ, क्योंकि तुम्हारी उस आतिशबाजी ने, भले ही जोखिम कितना भी हो, अंत में काम किया। हाई उर्सिस की सेना तबाह हो गई और हम जीते। लेकिन रुद्र ने मिमिर की आंखों में देखा। अगली बार जब तुम कोई ऐसा कदम उठाना हो तो पहले मुझसे पूछना। चाहे वह कितना भी छोटा कदम हो, चाहे तुम्हें लगे कि वह सही है या नहीं, मुझसे पूछना, समझे? मिमिर ने जोर से सिर हिलाया। हाँ मालिक, हाँ,
मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। रुद्र ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, अब बताओ, तुम यहाँ अपने तोहफे लेकर क्यों आए थे? मिमिर ने जल्दी से अपना ढिंढोरा बजाया, शाब्दिक रूप से। उसने अपनी झोली से कई तरह की चीजें निकाली, जादुई रत्न, दुर्लभ औषधियां और कुछ ऐसी चीजें जो रुद्र ने पहले कभी नहीं देखी थीं। ये सब युद्ध की लूट है, मिमिर ने कही। मैंने सोचा कि आपको ये चाहिए होंगे। रुद्र ने उन चीजों को देखा। उनमें से ज्यादातर उपयोगी थी, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा, एक छोटा सा काला डिब्बा। यह क्या है? रुद्र ने पूछा। मिमिर का चेहरा बदल गया। ओह, वह मैंने सोचा था कि शायद आप उसे नहीं चाहेंगे। बताओ, मिमिर। वह एक संदेश है। एक संदेश जो मैंने बैकफ्लो से निकाला, मिमिर ने धीरे से कहा। यह उस अस्तित्व से है जिसने ट्रू ब्लड लॉर्ड को मारा था। रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने काले डिब्बे को उठाया और उसे खोला। अंदर एक छोटी सी स्क्रॉल थी और उस पर कुछ शब्द लिखे थे, शब्द जो अंडरवर्ल्ड की किसी भी भाषा में नहीं थे, लेकिन फिर भी रुद्र उन्हें पढ़ सकता था। तारानकन, मैं तुम्हारी उंगली देखता हूँ, छोटे राजा। तुम बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, लेकिन सावधान रहो, जो तेजी से बढ़ता है वह तेजी से गिरता भी है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब तुम तैयार हो बताना। तब तक अपनी उंगलियां संभाल कर रखना, एक पुराना दोस्त, तारानकन। रुद्र का चेहरा पत्थर की तरह हो गया। मास्टर, डोमिनिक ने पूछा। रुद्र ने स्क्रॉल को डोमिनिक को दिया। डोमिनिक ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा भी उतना ही गंभीर हो गया। ये कौन है? डोमिनिक ने पूछा। मुझे नहीं पता, रुद्र ने कहा। लेकिन एक बात साफ है, यह अस्तित्व हमेशा से हमारी निगरानी कर रहा है। मास्टर, एंजेला ने कहा, जो पास ही खड़ी थी। क्या ये वही अस्तित्व है जिसके बारे में मैंने ट्रू ब्लड लॉर्ड की यादों में देखा था? शायद, रुद्र ने कहा। लेकिन अभी के लिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। तारानकन तारानकन तारानकन, # ड्रैगन एम्परर का आगमन। मिमिर के जाने के कुछ ही घंटों बाद ग्रैंड लेबिरिंथ की जमीन हिलने लगी। एक शक्तिशाली ऊर्जा दीवारों से टकरा रही थी, ऐसी ऊर्जा जो किसी साधारण राक्षस की नहीं हो सकती थी। वह आ गया, रुद्र ने कहा। ड्रैगन एम्परर ओटेहागा, वह अस्तित्व जिसे रुद्र ने एक छुपा हुआ तास माना था, लेकिन जो अब सीधे उसके दरवाजे पर खड़ा था। रुद्र ने मुख्य द्वार खोला। बाहर एक विशाल ड्रैगन खड़ा था, उसके शरीर पर सोने के पैमाने थे, उसकी आंखें अमरीकत की तरह चमक रही थीं, और उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि हवा में भी दबाव महसूस हो रहा था। लेकिन फिर ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे छोटा होता गया और एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया, एक आदमी जिसकी आंखों में सदियों का अनुभव था। रुद्र प्रताप, ओटेहागा ने गहरी आवाज में कहा। या मैं तुम्हें नागा किंग कहूं? ओटेहागा, रुद्र ने बिना किसी औपचारिकता के कहा। ओटेहागा ने मुस्कुराया। तुम बदल गए हो, रुद्र। पहले तुम डरते थे मुझसे, अन्य ड्यूक से, हर किसी से। अब तुम डर नहीं रहे। मैंने सीखा कि डरने से कुछ नहीं मिलता। ओटेहागा ने सिर हिलाया। तुम सही कहते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे डरना जरूरी है, नहीं तो तुम मर जाते हो। तुम यहाँ लेबिरिंथ कोड लौटाने आए हो। रुद्र ने सीधी बात की। ओटेहागा ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ कोड निकाला। हाँ, ये तुम्हारा है। मैंने इसे लिया क्योंकि कोई और नहीं ले रहा था, लेकिन ये तुम्हारी जीत का फल है। रुद्र ने कोड लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, कोड ने एक तेज चमक दी और फिर शांत हो गया। लेकिन मैं सिर्फ इसके लिए नहीं आया हूँ, ओटेहागा ने कहा। मुझे पता था। रुद्र ने कोड अपने पास रखा और ओटेहागा को देखा। बोलो। ओटेहागा ने एक लंबी सांस ली, एक ऐसी सांस जो एक ड्रैगन की सांस थी, गर्म और शक्तिशाली। मैंने तुम्हें बुलाया था 9वें मंजिल पर मिलने के लिए। हाँ, वह मुलाकात अभी भी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ ऐसा जो तुम्हें पहले से पता नहीं है। जैसे, ओटेहागा ने रुद्र की आंखों में सीधे देखा। जैसे तुम्हारे परिवार का असली इतिहास, वह इतिहास जो जया यामिनी तुम्हें नहीं बताएगी। रुद्र का चेहरा बदल गया। तुम जया यामिनी को जानते हो? मैं सबको जानता हूँ, रुद्र। मैं सदियों से जिंदा हूँ। ओटेहागा की आंखों में एक दुख था, एक ऐसा दुख जो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी ही महसूस कर सकता है जिसने बहुत कुछ खोया हो। तुम्हारे परदादा ने जो वादा किया था ट्रू ब्लड लॉर्ड से, वह वादा सिर्फ बुराबेस का लेबिरिंथ नहीं था। उस वादे में एक और चीज भी शामिल थी। क्या? एक बच्चा। ओटेहागा की आवाज ठंडी हो गई। तुम्हारे परदादा ने ट्रू ब्लड लॉर्ड से वादा किया था कि वह अपने खानदान का एक बच्चा उसे देगा, एक बच्चा जो ट्रू ब्लड का वाहक बनेगा। रुद्र का खून ठंडा हो गया। क्या तुम कह रहे हो कि? हाँ, रुद्र, एंजेला का जन्म एक वादे के कारण हुआ, एक ऐसा वादा जो तुम्हारे परदादा ने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी में किया था। और जया यामिनी ने मुझे ये बात नहीं बताई, क्योंकि जया यामिनी को भी पूरी कहानी नहीं पता। वह सिर्फ वही जानती है जो उसके खानदान ने उसे बताया। लेकिन मैं उस समय मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से देखा। ओटेहागा ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ भारी था, एक ड्रैगन का हाथ। रुद्र, तुम्हें 9वें मंजिल पर आना होगा। वहां मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पूरी कहानी। लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? अकेले आना।
तुम्हारी नागा क्वीन नहीं, तुम्हारी ट्रू ब्लड नहीं, सिर्फ तुम। रुद्र ने ओटेहागा की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे ड्रैगन एम्परर कोई खेल नहीं खेल रहा था, वह सच कह रहा था। ठीक है, रुद्र ने कहा, मैं आऊंगा। तारानकन तारानकन तारानकन। # डोमिनिक की चिंता। मास्टर, मैं इसके खिलाफ हूँ। रुद्र और डोमिनिक ग्रैंड लेबिरिंथ के निजी कक्ष में थे। डोमिनिक का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में चिंता और डर दोनों थे। डोमिनिक, नहीं, मास्टर, सुनिए। डोमिनिक ने अपना हाथ उठाया। ओटेहागा एक ड्रैगन एम्परर है। वह सदियों से जिंदा है। उसकी शक्ति हमेशा से हमारी सेना से कहीं ज्यादा रही है। अगर वह आपको कुछ करना चाहे, वह नहीं करेगा। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि अगर वह मुझे मारना चाहता तो वह यहाँ आकर मुझसे बात नहीं करता। वह सीधे हमला करता। रुद्र ने धीरे से कहा। ओटेहागा एक योद्धा है, डोमिनिक। वह छिपकर हमला करने वालों में से नहीं है। डोमिनिक ने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, लेकिन मास्टर, अगर वह सच बता रहा है, अगर तुम्हारे परिवार का इतिहास सच में इतना अंधेरा है, तो फिर मुझे उस अंधेरे का सामना करना होगा। रुद्र ने डोमिनिक के गाल पर हाथ रखा। डोमिनिक, मैं जानता हूं कि तुम चिंतित हो, लेकिन विश्वास करो, मैं वापस आऊंगा, हमेशा की तरह। डोमिनिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने गाल पर दबाया। आपको वापस आना होगा, मास्टर, क्योंकि अगर आप नहीं आए तो मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगी। रुद्र ने हंसकर कहा, मुझे डर है कि तुम ऐसा कर सकती हो। डोमिनिक ने भी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई मजाक नहीं था। वह सच में ऐसा कर सकती थी और दोनों ये जानते थे। तारानकन तारानकन तारानकन। # 9वीं मंजिल। रुद्र ने अकेले 9वीं मंजिल का रास्ता पकड़ा। ओटेहागा ने उसे एक मार्गदर्शक दिया था, एक छोटा सा सुनहरा कीड़ा जो रास्ता दिखाता था। 9वीं मंजिल अंडरवर्ल्ड के सबसे गहरे हिस्सों में से एक थी। यहाँ की हवा ठंडी थी, दीवारें गीली थीं और हर तरफ एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई पुराना गीत दूर से आ रहा हो। यहाँ है। सुनहरा कीड़ा एक बड़े हॉल के सामने रुका और फिर गायब हो गया। रुद्र ने हॉल में कदम रखा। अंदर अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो उसकी इविल ड्रैगन की आंखों को भी नहीं भेद सकता था। यहाँ आओ, रुद्र। ओटेहागा की आवाज अंधेरे से आई। रुद्र ने आगे बढ़ते हुए देखा कि हॉल के बीच में एक विशाल मंच था और उस मंच पर ओटेहागा अपने ड्रैगन रूप में बैठा था। उसके पीछे दीवार पर कुछ चित्र बने हुए थे, प्राचीन चित्र जो सदियों पुराने थे। ये चित्र, रुद्र ने कहा, तुम्हारे परिवार के इतिहास के चित्र। ओटेहागा ने कहा, यहाँ हर चित्र एक कहानी बयां करता है। रुद्र ने पहले चित्र को देखा। उसमें एक युवक था, एक मजबूत साहसी युवक जो एक अंधेरे सुरंग में जा रहा था। यह मेरा परदादा? रुद्र ने पूछा। हाँ, रुद्र प्रताप प्रथम। वह पहला इंसान था जिसने अंडरवर्ल्ड में प्रवेश किया, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती। जबरदस्ती? हाँ, उसे धोखा दिया गया था। ओटेहागा की आवाज भारी थी। उसे बताया गया था कि अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी चीज है जो उसके बीमार बेटे को ठीक कर सकती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि वहां सिर्फ मौत है। रुद्र ने दूसरा चित्र देखा। उसमें परदादा एक विशाल ड्रैगन के सामने खड़ा था, एक ऐसा ड्रैगन जो लाल और काले रंग का था और उसकी आंखें खून से लाल थीं। ये ट्रू ब्लड लॉर्ड है? रुद्र ने पूछा। नहीं, ओटेहागा ने सिर हिलाया। ये वह अस्तित्व है जिसने ट्रू ब्लड लॉर्ड को मारा। ये वह अस्तित्व है जिसने तुम्हें वह संदेश भेजा, एक पुराना दोस्त। रुद्र का दिल धक्का से रुक गया। इसका मतलब यह अस्तित्व तब से जिंदा है? हाँ, और ये तब से तुम्हारे खानदान पर नजर रख रहा है। रुद्र ने तीसरा चित्र देखा। उसमें परदादा और ट्रू ब्लड लॉर्ड एक दूसरे के सामने खड़े थे और बीच में एक छोटा सा बच्चा था, एक बच्चा जिसकी आंखें लाल थीं और जिसके शरीर पर कुछ काले निशान थे। ये? रुद्र की आवाज रुक गई। हाँ, रुद्र, यह एंजेला नहीं है। ओटेहागा ने कहा, यह एंजेला की माँ है। एंजेला की माँ? लेकिन मुझे लगा कि एंजेला तुम्हारे दादा की बेटी है। नहीं, रुद्र, एंजेला तुम्हारे परदादा की पोती है। ओटेहागा की आवाज गंभीर थी। एंजेला की माँ एक वैम्पायर थी, ट्रू ब्लड लॉर्ड की एक सेविका। और तुम्हारे परदादा ने उस वादे के तहत उससे एक बच्चा पैदा किया, एक बच्चा जो ट्रू ब्लड का वाहक होगा। वह बच्चा एंजेला की माँ थी और एंजेला उसकी बेटी है। रुद्र का दिमाग घूम रहा था। तो एंजेला मेरी, तुम्हारी दूर की बहन? हाँ, तुम्हारे परदादा की पोती। ओटेहागा ने पुष्टि की। लेकिन यही सब नहीं है, रुद्र। रुद्र ने चौथा चित्र देखा। इस बार चित्र में एक और व्यक्ति था, एक औरत जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन जिसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? रुद्र ने पूछा। ये? ओटेहागा ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, वह महिला है जिसने सब कुछ शुरू किया। वह महिला जिसने तुम्हारे परदादा को अंडरवर्ल्ड में भेजा। वह महिला जिसने ट्रू ब्लड लॉर्ड से वादा करवाया। और वह महिला? ओटेहागा ने रुद्र की आंखों में देखा। वह महिला जया यामिनी की परदादी थी। रुद्र ठंडा पड़ गया। क्या? हाँ, रुद्र, जया यामिनी का खानदान और तुम्हारा खानदान दोनों एक ही वादे से जुड़े हैं।
लेकिन जबकि तुम्हारा खानदान उस वादे का शिकार बना, जया यामिनी का खानदान उस वादे का फायदा उठाता रहा। तो क्या जया यामिनी? हाँ, जया यामिनी तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, रुद्र। ठीक वैसे ही जैसे उसकी परदादी ने तुम्हारे परदादा का इस्तेमाल किया था। रुद्र की मुट्ठियां भींच गईं। उसका शरीर कांप रहा था, गुस्से से नहीं, एक ऐसे दर्द से जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। लेकिन ओटेहागा ने कहा, सब कुछ इतना सरल नहीं है। क्या मतलब? ओटेहागा ने पांचवां और आखिरी चित्र दिखाया। उसमें एक युवक था, एक ऐसा युवक जो रुद्र से मिलता जुलता था। उसके हाथ में एक तलवार थी और उसके चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसके ऊपर एक रोशनी थी, जैसे कोई तारा उसकी रक्षा कर रहा हो। यह मैं हूँ? रुद्र ने पूछा। नहीं, ओटेहागा ने सिर हिलाया। ये वह है जो तुम बनोगे, या शायद ये वह है जो तुम होने के लिए बने हो। मुझे समझ नहीं आ रहा। भविष्यवाणी? रुद्र, वह भविष्यवाणी जो ट्रू ब्लड लॉर्ड ने की थी, अंधकार का स्वामी अपना असली रूप धारण करेगा, वह भविष्यवाणी सच में तुम्हारे परदादा के बारे में नहीं थी, वह तुम्हारे बारे में थी। ओटेहागा ने उड़ते हुए अपना ड्रैगन सिर झुकाया और रुद्र के कान में कहा, रुद्र प्रताप, तुम सिर्फ एक लेबिरिंथ के मालिक नहीं हो, तुम वह हो जो इस अंडरवर्ल्ड को बदलेगा, या तो बचाएगा या तो तबाह करेगा। और ये निर्णय सिर्फ तुम्हारा है। रुद्र ने उस चित्र को देखा, उस युवक को जो अंधेरे में भी रोशनी था। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में वह बन सकता हूँ? तारांकन। लेकिन उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, कम से कम अभी नहीं। द नागा किंग, भाग, विश्वरॉक और एक असहज सच। रुद्र प्रताप ने मिमिर को धीरे धीरे छोड़ दिया, लेकिन उसके दिमाग में मिमिर के शब्द गूंज रहे थे, विश्वरॉक। टेरेंस ने जो विश्वरॉक चुराया है, उसे मुझे ढूंढना है। विश्वरॉक? रुद्र ने धीरे से कहा। वह क्या है? एक ऐसी चीज जो अंडरवर्ल्ड को पूरा कर सकती है, मिमिर ने कहा। पहला पुनर्स्थापन हो चुका है, दूसरा और तीसरा जल्द होंगे, लेकिन आखिरी पुनर्स्थापन अपने आप नहीं होगा, उसके लिए विश्वरॉक चाहिए। और अगर विश्वरॉक नहीं मिला तो अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाएगा। मिमिर की आवाज में एक डर था, एक ऐसा डर जो रुद्र ने उसमें पहले कभी नहीं देखा था। लालची टेरेंस अंडरवर्ल्ड के संसाधनों को लूटते रहेंगे, इसकी जीवन शक्ति को चूसते रहेंगे, और एक दिन सभी नसें सूख जाएंगी। जब तक विश्वरॉक नहीं मिलेगा, अंडरवर्ल्ड अधूरा रहेगा और अधूरी चीजें जिंदा नहीं रह सकती। रुद्र ने चुपचाप सुना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक पत्थर कैसे पूरे अंडरवर्ल्ड को बचा सकता है, लेकिन मिमिर के चेहरे पर जो डर था, वह असली था। ठीक है, रुद्र ने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन मिमिर, एक बात साफ कर दूं, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छिपाया, तो कोई बहाना नहीं बचेगा। मिमिर ने जोर से सिर हिलाया और गायब हो गया। तारांकन तारांकन तारांकन, # ड्रैगन एम्परर का सौदा। ड्रैगन एम्परर 9वीं मंजिल पर खड़ा था। उसके हाथ में टॉरस का दिल था, एक ड्यूक स्तरीय लेबिरिंथ का दिल। मैं तुम्हें ये दूंगा, ड्रैगन एम्परर ने कहा। बदले में, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे सभी पुराने कर्ज मिटा दो। रुद्र ने उसे देखा। ड्रैगन एम्परर सदियों से अपनी गर्वित विरासत के साथ खड़ा, अब एक सौदे के लिए अपना सिर झुका रहा था। रुद्र जानता था कि इसके पीछे कोई छोटी बात नहीं थी, ड्रैगन कबीर की गर्व उसके लिए सब कुछ था। ठीक है, रुद्र ने कहा, ओटेहागा की गलतियां माफ, सब कर्ज मिटे। ड्रैगन एम्परर ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक जख्म था जो शब्दों से नहीं भर सकता था। और एक बात, रुद्र ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपनी वफादारी की शपथ वापस ले सकते हो। ओटेहागा को भी अपने साथ ले जा सकते हो। ड्रैगन एम्परर ने रुद्र की आंखों में देखा। नहीं, ओटेहागा यहाँ रहेगा। रुद्र के माथे पर झुर्रियां पड़ गईं। जब तक ओटेहागा मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें बार बार इस्तेमाल करूंगा, आज जैसा। मुझे पता है, ड्रैगन एम्परर ने कहा, लेकिन शपथ और सम्मान अलग अलग चीजें हैं। शपथ तोड़ी जा सकती है, लेकिन सम्मान नहीं। रुद्र ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर उसने कहा, तुम्हें पता है, ऐसा लगता है कि तुम शपथ से ज्यादा कुछ और के लिए ये कर रहे हो। ड्रैगन एम्परर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पलटा और चला गया, अपने पीछे ओटेहागा को छोड़कर। तारांकन तारांकन तारांकन, # ओटेहागा का रहस्य। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ा? रुद्र ने ओटेहागा से पूछा। ओटेहागा ने एक अनजान जवाब दिया। ड्रैगन एम्परर ने मुझे बताया कि उन्हें यहाँ एक ड्रैगन की उपस्थिति महसूस हुई। रुद्र ने मुस्कुराया। ड्रैगन एम्परर ने इविल ड्रैगन की उपस्थिति को पहचान लिया था जब उसे बुलाया गया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम पर नजर रखूं, ओटेहागा ने आगे कहा। और क्या तुम्हारे अंदर बहने वाला पतला ड्रैगन का खून सिर्फ नजर रखने से शुद्ध हो जाएगा? रुद्र ने पूछा। ओटेहागा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रुद्र जानता था कि ड्रैगन एम्परर के फैसले के पीछे एक छिपा हुआ उद्देश्य था। वरना ये नौसिखिया ड्राकन, जो अपने ही कबीले में एक खोई हुई कुतिया की तरह भटकता रहता था, यहाँ नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, रुद्र ने कहा, अगर तुम्हें इससे कुछ मिलने वाला है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
अंडरवर्ल्ड में एक असली ड्रैगन का जन्म किसी न किसी अर्थ में महत्वपूर्ण था। और जहां एक शक्तिशाली दुश्मन हो, वहां एक स्वादिष्ट भोजन भी होता है, कम से कम ग्रीड के स्वामी के लिए। तारानकन 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 # युद्ध की लूट। ड्रैगन एम्परर के जाने के बाद रुद्र ने आखिरकार युद्ध की लूट को व्यवस्थित करना शुरू किया। 9वें मंजिल पर 3 ड्यूक्स को हराकर उसने अपना नियंत्रण पक्का कर लिया था। अब नागाओं और ग्रैंड लेबिरिंथ के लिए कोई खतरा नहीं था। आखिरकार वह लंबे समय तक आराम कर सकता था, लेकिन मिमिर की दी हुई चेतावनी के कारण आराम करना असंभव था। विश्वरॉक, जिसका उद्देश्य अभी भी अज्ञात था और यह चेतावनी की बिना उसके अंडरवर्ल्ड का विनाश हो जाएगा, उसके दिमाग में बनी रही। मुझे समझ नहीं आता कि मास्टर उस अशिष्ट इम्प को जिंदा क्यों रख रहे हैं, एंजेला ने अचानक छायों से निकलकर पूछा। मिमिर प्राचीन काल को वर्तमान से जोड़ने वाली एकमात्र कुंजी है, मैं उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता, रुद्र ने कहा। जाने अनजाने उसने मिमिर के जरिए प्राचीन अंडरवर्ल्ड की विरासतों के संपर्क में कई बार आया था। जब तक वह उस उपद्रवी का सामना नहीं कर पाता था, ये छोटा इम्पतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली एकमात्र सुराग था। जब तक उसका कोई उद्देश्य था, उसे रखना उचित था। दरअसल अब जब मैं सोचती हूँ तो इसलिए कि उस इम्प ने वह बम लाया था, मैं ब्लड सोर्स और रेड कैस्टल प्राप्त कर पाए, एंजेला ने विश्वास दिलाने की कोशिश की। मैं उसे हमेशा के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा, एंजेला की तरफ देखते हुए रुद्र ने धीरे से कहा। इसने मुझे एक बात निश्चित कर दी है, मिमिर अपने कामों के पीछे एक बड़े उद्देश्य से चल रहा है। ये संभव है कि इटर्नल ट्रेजरी, प्राचीन भगवान के प्रति उसकी निष्ठा और बाकी सब आकस्मिक है। सतह पर मिमिर का उद्देश्य अंडरवर्ल्ड को बहाल करना और उसके विनाश को रोकना था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या उस योजना के पीछे एक और बड़ा उद्देश्य भी था। इतनी जटिल बातों के लिए मेरे से बेहतर बातचीत का साथी है, एंजेला ने कही, ऐसी जटिल मुद्दों के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त करते हुए, और छायाओं में गायब हो गई। वह हाईलॉर्ड बन गई हो, लेकिन उसका फजूल चरित्र वैसा ही था। हालांकि वह जल्दी ही वापस आए, डोमिनिक का हाथ पकड़े हुए। इतनी गंभीर बातों के लिए उन्नी ज्यादा उपयुक्त हैं। एंजेला ने शरारत से मुस्कुराकर फिर से गायब हो गई। ओह डोमिनिक, तुम्हें क्या लगता है? इसे बेहतर समझते हुए रुद्र ने डोमिनिक को अपनी चिंताएं बताईं और आराम महसूस किया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और रुद्र ने पूछा, मम? डोमिनिक, हाँ सर, माफ कीजिएगा। डोमिनिक, जो आमतौर पर किसी भी अन्य से अधिक गंभीरता से उसकी परेशानियों में हिस्सा लेती थी, आज उनकी बातचीत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। देखते हुए कि उसका चेहरा चमकीला लाल था और वह असामान्य रूप से गहरी सांसें ले रही थी, रुद्र ने चिंता से कहा, क्या तुम्हें अभी भी अपने हालिया जागरण के साइड इफेक्ट से पीड़ा हो रही है? हालांकि अन्य नागाओं के विपरीत तुमने आराम करने का समय लिए बिना अपने जागरण के तुरंत बाद मुझसे संपर्क किया। उसने विश्वसनीय रूप से बोला, क्योंकि उसकी आंखों में चिंता गहराई गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देर से एहसास होते हुए कि वह कैसे व्यवहार कर रही थी, डोमिनिक ने जल्दी से उसे कुछ सलाह देने की कोशिश की, लेकिन हमेशा के मुकाबले उसके शब्दों में कोई वजन नहीं था। तुम्हें कुछ कहना है? आखिरकार यह समझते हुए कि डोमिनिक कुछ कहने के लिए संघर्ष कर रही थी, रुद्र ने सीधे उसकी नजर से मिलाए। तुम बोल क्यों नहीं सकती, अनाड़ी? उसी पल एंजेला, जिसे रुद्र ने पूरी तरह से गायब होने का अनुमान लगाया था, अचानक फिर से दिखाई दी। उसने चिल्लाया, गले लगाने के लिए कहो। रुद्र ने आखिरकार समझा कि क्या हो रहा था और उसने एक कराह निकाला। इसमें कोई शक नहीं था कि एंजेला ने डोमिनिक को बेकार कहानियों से प्रभावित करके उन्हें प्रोत्साहित किया होगा। मुझे एक अनोखी क्षमता प्राप्त हुई है, साथी का अर्हता। मैं अब सबसे उत्कृष्ट नागा के बीज को गर्भ धारण करने के योग्य हूँ, डोमिनिक ने आखिरकार कहा। रुद्र को अचानक उस पल की याद आ गई और उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया। तारानकन कमीनी, तारानकन, उसने मुंह बिगाड़ा, देर से याद करते हुए कि डोमिनिक के पास अब उसके साथ विचार साझा करने की क्षमता थी। तारानकन 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 # एक असहज शाम। लाल रंग का सा सारा कमरा था। नहीं, असल में लाल नहीं था, लेकिन रुद्र को ऐसा लग रहा था। डोमिनिक का चेहरा तो असल में लाल हो चुका था, एक ऐसा लालपन जो नागा की त्वचा पर कभी नहीं दिखना चाहिए था। मास्टर, मैं, डोमिनिक ने शुरू किया, फिर रुकी, फिर शुरू किया, फिर रुकी। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं जैसे एक डरी हुई छिपकली। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह स्थिति एंजेला की वजह से है, लेकिन अब समस्या ये थी कि डोमिनिक सच में इस बारे में सोच रही थी। उसकी साथी का अर्हता, क्षमता ने उसमें एक ऐसी इच्छा जगा दी थी जो पहले नहीं थी, या शायद वह इच्छा हमेशा से थी, लेकिन अब वह एक नाम और रूप ले चुकी थी। डोमिनिक, सुनो। रुद्र ने अपना हाथ उठाकर उसका कंधा पकड़ा। तुम्हें जो क्षमता मिली है वह एक क्षमता है, एक विकल्प, कोई मजबूरी नहीं। डोमिनिक ने धीरे से उसकी तरफ देखा। लेकिन मास्टर, एंजेला ने कहा था कि एंजेला को जो बोलना है बोलने दो, वह हमेशा ऐसा करती है। रुद्र ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा। डोमिनिक, तुम मेरी क्वीन हो, मेरी सबसे वफादार सेविका हो।
मेरी सबसे कीमती साथी हो। तुम्हें किसी क्षमता की वजह से खुद को कम महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डोमिनिक की आंखों में आंसू थे। मैं चाहती हूं कि मास्टर मुझे ऐसे देखें जैसे क्या? डोमिनिक ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। जैसे एंजेला को देखते हैं। रुद्र चुप रहा। उसके दिमाग में एक तूफान आ गया था। वह जानता था कि डोमिनिक क्या कह रही थी और वह जानता था कि वह उस बारे में क्या महसूस करता है जो एंजेला और उसके बीच था। लेकिन डोमिनिक अलग थी। वह हमेशा से अलग थी। डोमिनिक, रुद्र ने कहा, मैं तुम्हें एंजेला की तरह नहीं देखता। डोमिनिक की आंखें उतर गईं। मैं जानती थी, मैंने पूरी बात नहीं कही। रुद्र ने उसका चेहरा उठाया। मैं तुम्हें एंजेला से ज्यादा खास तरीके से देखता हूँ। एंजेला मेरी वफादार सेविका है, मेरी दूर की बहन है, लेकिन तुम मेरी क्वीन हो। मेरी साथी हो, मेरे दिल का हिस्सा हो। डोमिनिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। मास्टर, और एक बात, रुद्र ने धीरे से कहा, एक ऐसी नरमी के साथ जो उसने कभी पहले नहीं दिखाई थी। जब समय सही होगा तब हम बात करेंगे साथी का अर्हता के बारे में। लेकिन अभी के लिए बस मेरे पास रहो। बस यही काफी है। डोमिनिक ने रोते हुए मुस्कुराया और उसके सीने पर सिर रख दिया। हाँ मास्टर, बस यही काफी है। कुछ देर तक वे वैसे ही खड़े रहे, एक राजा और उसकी रानी, एक इंसान और एक नागा, दो ऐसे अस्तित्व जो कभी एक साथ नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। फिर एक आवाज आई, एक शरारती, चुभाने वाली आवाज। ओह, कितना प्यारा, मैं तो रो दूंगी, एंजेला ने कहा, दीवार के पीछे से झांकते हुए। एंजेला, रुद्र और डोमिनिक ने एक साथ चिल्लाया। एंजेला ने हंसते हुए हाथ उठाए और छायाओं में गायब हो गई। लेकिन उसकी हंसी अभी भी कमरे में गूंज रही थी, एक याद दिलाते हुए कि कोई भी शांत पल बहुत देर तक नहीं टिकता, कम से कम एंजेला के होते हुए नहीं। तारांकन तारांकन तारांकन, हैश रात की चुप्पी। उस रात रुद्र अकेला था। ग्रैंड लेबिरिंथ की सबसे ऊंची चोटी पर वह आसमान की तरफ देख रहा था। अंडरवर्ल्ड में कोई तारे नहीं थे, लेकिन कुछ चमकती जगहें थीं, जादुई रोशनियां जो दीवारों से चमकती थीं। विश्व, उसने धीरे से कहा, मिमिर की बात सच है। क्या अंडरवर्ल्ड सच में खत्म हो रहा है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रुद्र जानता था कि जवाब उसके पास नहीं था, अभी नहीं। उसने अपनी जेब से वह काला डिब्बा निकाला, वह डिब्बा जिसमें पुराने दोस्त का संदेश था। उसने उसे फिर से पढ़ा। तारांकन, मैं तुम्हारी उंगली देखता हूँ, छोटे राजा। तुम बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, लेकिन सावधान रहो, जो तेजी से बढ़ता है वह तेजी से गिरता भी है। तारांकन, तुम कौन हो? रुद्र ने अंधेरे में पूछा। और तुम्हें मेरी उंगलियों से क्या लेना है? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन रुद्र ने महसूस किया कि अंधेरे में कोई था, कोई ऐसा जो देख रहा था, सुन रहा था और इंतजार कर रहा था। रुद्र ने डिब्बा वापस जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ। उसके पास बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे रहस्य थे और बहुत सारे दुश्मन थे। लेकिन उसके पास एक चीज और भी थी, एक वादा। वादा अपनी माता कौशल्या से कि वह वापस आएगा। वादा अपने पिता हरिश्चंद्र से कि वह सबकी रक्षा करेगा। वादा अपनी बहन आर्या शांता से कि वह कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वादा डोमिनिक से कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। और अब एक नया वादा खुद से कि वह इस अंडरवर्ल्ड को बचाएगा, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, रुद्र ने कहा, अंधेरे की तरफ मुस्कुराते हुए। मैं तैयार हूँ, जो भी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिर वह नीचे चला गया, अपने लोगों की तरफ, अपने घर की तरफ, अपने भविष्य की तरफ। लेकिन अंधेरे में कोई था जो हंस रहा था, एक ठंडी प्राचीन हंसी जो कहती थी, हाँ छोटे राजा, तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी कहीं बड़ा है। द नागा किंग। भाग, एक अधूरी रात और एक नई सुबह। रुद्र प्रताप के पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था। अंडरवर्ल्ड की हवा कब इतनी भारी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। पहली बार उसे डोमिनिक के साथ अकेले होने पर दबाव महसूस हुआ। ममहम, उसने सूखी खांस ली, लेकिन माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। इधर डोमिनिक के चेहरे के भाव बदलते रहे। हर बार जब वह गहरे लाल रंग का होती तो जल्दी से सख्त अभिव्यक्ति बना लेती। जब भी कुछ विशेष विचार उसके दिमाग से गुजरते तो वह जल्दी से अपने गालों को ढक लेती और गहराई से सिर झुका लेती। लेकिन जल्दी ही उसमें कोई चिंता के लक्षण नहीं रहे, और जब वह आखिरकार और अधिक आराम से और बेफिक्र दिखने लगी तो रुद्र की बारी थी घबराने की। वह उसकी तरफ चुपके से देखता, क्योंकि वह सीधी नजर से मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि डोमिनिक की नजर किसी तरह से पहले से ज्यादा उग्र लग रही थी। नागाओं की ठंडी प्रकृति माहौल में जोड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भूखे शिकारी के सामने खड़ा एक शिकारी जानवर है। डोमिनिक, किसी वजह से कंधे झुकाए हुए रुद्र ने उसका नाम पुकारा। डोमिनिक ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, जी मास्टर। उसकी आंखों में उग्रता तुरंत शांत हो गई और रुद्र ने देर से राहत की सांस ली। तारांकन, नागा क्वीन एक अनंत रूप से कोमल लेकिन मजबूत अस्तित्व है।
वह इस असहज माहौल को तोड़ने का एक रास्ता ढूंढ रही थी और उसे आखिरकार एक रास्ता मिल गया है। तारांकन। हालांकि यह विश्वास करना बहुत जल्दी था। डोमिनिक ने अभी त्याग नहीं किया था। उसकी आंखों के सामने चमकते संदेशों के परे रुद्र देख सकता था कि उसका चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तारांकन क्वीन अपने अनिश्चित मास्टर को एक निर्णय पर लाने में मदद करने का फैसला कर चुकी है। जैसा कि बुद्धिमान नागा की अपेक्षा की जाती है, वह समझती है कि केवल पहली बार मुश्किल होती है, दूसरी बार नहीं। तारांकन, अब ये क्या है? तारांकन, रुद्र ने सोचा, नागा की आकर्षक आंखों को देखते हुए, बिना जाने धीरे धीरे पीछे हटते हुए। तारांकन, साथी के योग्यता वाली क्वीन ने मन बना लिया है और अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया है। तारांकन, अपने राजा के प्रति प्रणय निवेदन क्षमता सक्रिय हो गई है। उसका हर इशारा उसके पुरुष के दिल को पिघला देगा और उसका स्नेह जीत लेगा। इस दुनिया में कोई भी पुरुष नहीं है जो उसके निर्दोष लेकिन कामुक इशारों का विरोध कर सके। नहीं, भले ही ऐसा आदमी हो तो वह व्यक्ति बिल्कुल तुम नहीं हो। तारांकन, उसका प्रलोभन, जो लंबे समय तक अपने राजा पर नजर रखने और राजा की पसंद को किसी से बेहतर समझने के बाद आया है, केवल तुम्हारे लिए एक विशेष प्रणय निवेदन अभिनय है। तारांकन। रुद्र के दिमाग के भटकने के बीच उसने अपने अंदर एक शांत करने वाली सनसनी महसूस की। तारांकन, हाईलॉर्ड की शक्तिशाली आत्मा उसके घातक प्रलोभन का विरोध करती है। तारांकन, तुमने सफलतापूर्वक विरोध किया। क्वीन का प्रणय निवेदन अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तारांकन। रुद्र की आंखें चमकी जब उसका दिमाग सामान्यता पर लौट आया। हालांकि उसने उसे धकेला नहीं, क्योंकि उसके नर्म और गर्म स्पर्श के परे उसने एक महिला की शर्मीली थरथराहट देखी जो अस्वीकृति से डर रही थी। तारांकन, जिसने सफलतापूर्वक उसके प्रलोभन का विरोध किया है, वह चाहे तो क्वीन के प्रणय निवेदन को पूरी तरह से रोक सकता है। तारांकन। रुद्र ने तब तक अपनी आंखों के सामने संदेश देखकर कड़वी मुस्कान की। यह अंडरवर्ल्ड प्रणाली काफी अरोमांटिक थी। उसकी महिला इतनी दयनीय रूप से कांप रही थी, वह उसे कैसे धकेल सकता था? उसने हल्का सिर हिलाया, अपनी आंखों के सामने संदेश साफ किया। फिर उसने डोमिनिक को एक कोमल गले लगाया। उनके होंठ मिले और कामुक सिसकारियां उनके होंठों से निकलीं। एक उत्साहजनक सुख की भावना और एक चक्करदार सनसनी रुद्र के सिर से गुजरी। वैम्पायर के साथ उसका चुंबन जंगली और पतनशील रहा था। उनकी जीभों के गूंथने का आनंदमय अनुभव ने उसे अत्यधिक खुशी दी थी, लेकिन उसी समय उसने महसूस किया था कि उसका अस्तित्व ही ढहने के खतरे में है। लेकिन इस बार अलग था। यह एक साधारण चुंबन था, फिर भी गर्माहट उसके शरीर में फैल गई। वह अनजाने में सुखद नींद में सोने लगा। सुख के बजाय यह एक पूर्णता की भावना थी। वह सच में भावुक हो गया और अपने अंतिम संदेहों को पूरी तरह से मिटा सका। डोमिनिक ने उत्साहजनक चुंबन का अनुभव करते हुए अपनी आंखें थोड़ी खोलीं और रुद्र की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। उसकी ठंडी कलियों का उसकी त्वचा पर स्पर्श इससे अधिक सुखद नहीं हो सकता था। उसने अनजाने में उसकी चमकती कलियों को सहलाया। उसके स्पर्श पर डोमिनिक ने अपना ठोड़ी उठाया और अपनी पूंछ कस दी, जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। रुको, पूंछ। तुरंत रुद्र ने किसी ऐसी चीज की उपस्थिति को नोटिस किया जो उस समय मौजूद नहीं होनी चाहिए थी, और एक मूर्ख टिप्पणी निकाली। केवल सबसे गहरी रातों में ही नागा क्वीन अपना मानव रूप लेती थी, और दुर्भाग्य से अभी वह रात नहीं थी। अपनी आंख के कोने से रुद्र नागा की पूंछ को चालाकी से हिलते हुए देख सकता था। तारांकन, हैश एक अधूरी इच्छा। उर्ग। ऐसा लगता था कि एक बार आग लगने के बाद उसे पूरी तरह से बुझाना आसान नहीं था, लेकिन रुद्र को उसे बुझाना होगा, चाहे कुछ भी हो। उसने मुंह बिगाड़ा क्योंकि उसने अपने सामने हिलती हुई पूंछ को देखा। इस बीच डोमिनिक ने अनुमान लगाते हुए कि रुद्र अचानक उदास क्यों दिख रहे थे, जल्दी से असामान्य रूप से माफी मांगी। माफ कीजिएगा मास्टर, एंजेला अचानक आए और मुझे धकेला। रुद्र ने धीरे से उसके बालों को सहलाकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की। हालांकि डोमिनिक ने संकोच से पूछा, क्या मैं रात में आऊं? रुद्र ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था जब जवाब देने की जरूरत नहीं होती थी, और अभी वही समय था। अभी का असहज माहौल जल्द ही फीका पड़ गया और रुद्र और डोमिनिक दोनों ने गंभीरता से बातचीत शुरू की। मिमिर की बात की अंडरवर्ल्ड नष्ट हो जाएगा, ये झूठ जैसा नहीं लगता, डोमिनिक ने कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रुद्र ने पूछा। डोमिनिक ने बिना किसी संकोच के उसके सवाल का जवाब दिया। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश अंडरवर्ल्ड प्राणियों ने पहले ही भूल गए हैं कि कैसे स्वाभाविक रूप से प्रजनन करना है। यह एक अप्रत्याशित टिप्पणी थी। हालांकि रुद्र के नजरिए से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले से ही एक अंडरवर्ल्ड प्राणी नहीं था, समन केवल ऐसे प्राणी थे जिन्हें लेबिरिंथ कोर के जरिए बुलाया जा सकता था। स्वाभाविक रूप से किसी प्रजाति के प्रजनन या जीवित रहने की उसे कभी चिंता नहीं थी, लेकिन अब जब यह विषय सामने आया था तो वह इस मुद्दे पर अनजान नहीं बन सकता था। अंतहीन युद्ध कोई नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इतने सारे अंडरवर्ल्ड प्राणी इसके कारण मर रहे हैं।
उनमें से केवल कुछ ही ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से प्रजनन करने में सक्षम हैं, साथ ही कुछ लेबिरिंथ मास्टर जो अपने लेबिरिंथ कोर की शक्ति के जरिए अपने कबीले को फिर से बसा सकते हैं, डोमिनिक ने समझाया। तभी रुद्र को समझ आया कि डोमिनिक सच में किस बारे में चिंतित थी। एक लेबिरिंथ का विलुप्त होना एक पूरी नस्ल के विलुप्त होने का मतलब था। जैसे जैसे समय बीतता, लगातार युद्ध के कारण और अधिक लेबिरिंथ गायब होंगे और अंत में अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से जीवन से रहित हो जाएगा। तो विश रॉक का क्या? रुद्र ने पूछा। अगर मेरा अनुमान सही है तो विश रॉक कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें एक कबीले के निर्माण और मृत्यु को नियंत्रित करने की विशेष शक्ति हो, डोमिनिक ने जवाब दिया। उसका अनुमान काफी संभव लग रहा था। भले ही ऐसा न हो, उसे उस पैमाने की शक्ति को अनलॉक करने की चाबी होनी चाहिए, रुद्र ने टिप्पणी की। अगर अंडरवर्ल्ड सच में नष्ट होता तो इसके होने का एकमात्र कारण जो मैं सोच सकती हूँ वह आत्मविनाश है और कुछ नहीं। क्योंकि अंडरवर्ल्ड में जन्मे और पले हुए लोग सहअस्तित्व की अवधारणा नहीं समझते हैं। डोमिनिक ने बार बार जोर दिया कि अंडरवर्ल्ड धीरे धीरे मर रहा था। और क्या इसका मतलब है कि मैंने उस समय सीमा को आगे बढ़ा दिया? रुद्र ने शिकायत की। जब उसने उस भीड़ से निपटा जिसने ग्रैंड लेबिरिंथ को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी, तब उसने अनगिनत लेबिरिंथ नष्ट कर दिए थे और हाल ही में उसने 3 ड्यूक स्तरीय लेबिरिंथ भी नष्ट किए थे। अगर अंडरवर्ल्ड का विनाश आसन था तो इसका मतलब था कि वह स्वयं उस विनाश को तेज करने वाले मुख्य दोषियों में से एक था। आत्मविनाश, उसने धीरे से कहा। उसके लिए, जिसके नियंत्रण में केवल एक मंजिल थी, अंडरवर्ल्ड का विनाश एक दूर की कहानी की तरह लगता था। नहीं, ईमानदारी से कहूं तो भले ही अंडरवर्ल्ड नष्ट हो जाए, उसे विशेष रूप से परवाह नहीं था। जब तक वह और नागा सुरक्षित थे, अंडरवर्ल्ड के साथ क्या होता है उसका कोई मामला नहीं था। लेकिन वह चालाक मिमिर अंडरवर्ल्ड के विनाश को रोकने के लिए इतना प्रतिबद्ध क्यों होगा? उसने सोचा। ये बिल्कुल समझ में नहीं आता था। कम से कम वह मिमिर जिसे वह जानता था इतना प्रतिबद्ध नहीं था और न ही इतना महत्वाकांक्षी था। अगर यह विश रॉक सच में एक ऐसी वस्तु है जिसमें अंडरवर्ल्ड में निर्माण और विनाश की शक्ति है, तो उस शक्ति को सच में असाधारण होना चाहिए। शायद वह उस शक्ति का लक्ष्य बना रहा है। नहीं, शायद दोनों। चालाक इम्प के बारे में सोचते हुए रुद्र बदतर स्थिति की संभावना से इनकार नहीं कर पाया। रुद्र सोचता रहा कि मिमिर की आंखों में वह कैसा दिखेगा जब इम्प अंडरवर्ल्ड के विनाश को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। शायद वह ऐसा व्यक्ति लग रहा हो जिसे इम्प बेतहाशा मारना चाहता हो, या और भी बदतर। हालांकि वह उन मुख्य दोषियों में से एक था जो अंडरवर्ल्ड की मौत को तेज कर रहा था, जब ये पहले से ही अपने आप मर रहा था। अगर मिमिर को अपने कारण में थोड़ी भी दृढ़ता थी तो वह अंततः रुद्र के सामने इसे प्रकट करने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि रुद्र लालच का स्वामी था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता था और सहअस्तित्व को न जानने वाले एक निर्दयी अस्तित्व के रूप में अंडरवर्ल्ड का सबसे अच्छा प्रतिनिधि था। ये स्पष्ट है कि हम अंत तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकते, रुद्र ने टिप्पणी की। अब सवाल ये था कि क्या वह मिमिर और ब्लैक मर्चेंट्स की जानकारी पर भरोसा करते रहेगा और पहले प्राचीन अंडरवर्ल्ड से जुड़ेगा, या मिमिर पहले उसका इस्तेमाल करके वह पाएगा जो वह चाहता था। यह इस बारे में था कि कौन पहले बेकार साबित होगा। अभी के लिए विश रॉक का मामला छोड़ देते हैं। ये परेशान करने वाला है, लेकिन मुद्दा जिसके बारे में हमें अभी चिंतित होना चाहिए वह अंडरवर्ल्ड के भविष्य का विनाश या मिमिर की अंधेरी बड़ी योजना नहीं है, रुद्र ने कहते हुए डोमिनिक की तरफ देखा। अंत में मायने रखती है शक्ति। एक खजाना प्राप्त करने के लिए लेडी लक की कुछ मदद की जरूरत होती है, लेकिन अपने खजाने की रक्षा पूरी तरह से अपनी शक्ति पर निर्भर करती है। चाहे वह खजाना विश रॉक हो, अंडरवर्ल्ड हो, वह स्वयं हो, या कुछ और, जो उसे अभी चाहिए वह शक्ति थी। उथर और रिक्शाशा को बुलाओ। उन्हें कुछ करना है जो मुझे चाहिए, उसने आदेश दिया। उसे पता था कि उसे क्या करना है और उसकी आवाज में कोई संकोच नहीं था। इस बीच उसके और डोमिनिक के बीच का अभिनय एक और दिन